नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच कुछ खास मेहमान भी हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है धनबाद का बीसीसीएल के सेंट्रल हॉस्पिटल के बारे में। कभी धनबाद की ये सबसे बड़ी अस्पताल हुआ करती थी, आज भी है। बस अब ये अस्पताल यूं कह लीजिए कि सेंट्रल हॉस्पिटल नाम का रह गया है, रेफरल हॉस्पिटल के रूप में तब्दील हो गया है। कभी इस अस्पताल के बारे में कहा जाता था कि जहां किसी की भी कोई बड़ा घटना दुर्घटना में शिकार होता था या इलाज की जरूरत होती थी तो टर्शियरी हॉस्पिटल के रूप में यही सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करती थी। इवन जिसको आप एसएनएमसीएच कह रहे हैं, जो कभी पीएमसीएच के नाम से जाना जाता था, उससे भी बड़ा अस्पताल बीसीसीएल का सेंट्रल हॉस्पिटल ही हुआ करता था। धनबाद में पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे आए दिन गोलीबारी होना, लोगों की खास करके कोलियरी क्षेत्रों में कैजुअलिटीज होना आम बात है। और ऐसी हालात में जब भी किसी को जरूरत पड़ती थी इमीडिएट इलाज के लिए और तमाम तरह की सुविधाओं की, तो सेंट्रल हॉस्पिटल याद आता था। और सन 1951 का ये अस्पताल है जिसे कभी जगजीवन बाबू ने हम सभी को, पूरे देश को ये समर्पित किया था। और सोचिए वो अस्पताल अब रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। उस अस्पताल को खुद जो है इलाज की जरूरत पड़ गई है, वो खुद अब आखिरी सांस ले रहा है। वैसे अस्पताल की बिल्डिंग बड़ी चकाचक है, आप बाहर से जाएंगे बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी तो कुछ और भी ऊपर से टिप टप हुए हैं। बिल्डिंग के बाहर में आप जाएंगे, अंदर में भी जाएंगे तो कुछ वहाँ पे टाइल्स वगैरह का काम चल रहा है। अब अस्पताल में जब खर्चे होते हैं, करोड़ों की खर्चा होता है, तो उसमें सबको लाभ मिलता है, क्योंकि जब ठेका का काम दिया जाता है तो ठेकेदारी में कमीशन का भी मामला बनता है। लेकिन असल जनता का इलाज तो उस अस्पताल के डॉक्टर से होगा, उसके अंदर जो मिलने वाली सुविधा है उससे होगी। अब चलिए इस पूरे सेंट्रल हॉस्पिटल पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच जो मेहमान हैं, पहले उनकी तारीफ हम करा दें। हमारे बीच जो सबसे पहले दाहिने तरफ बैठे हैं ए.के. झा साहब हैं। ए.के. झा साहब राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महासचिव हैं और इंटक के बड़े नेता हैं। और मेरे ठीक बाएं तरफ जो हैं के.पी. गुप्ता जी हैं, ये बीएमएस के नेता तो हैं ही, साथ ही साथ जीवीसीसीआई कोल इंडिया के मेंबर भी हैं। तो दोनों हमारे बीच अलग अलग यूनियन के नेता हैं। और मैंने आज यूनियन नेताओं को खास तौर पे इसलिए बुलाया है क्योंकि ये जो बीसीसीएल सेंट्रल हॉस्पिटल जो है, इसका पहला दायित्व बीसीसीएल के मजदूर हो या कोल इंडिया का जो भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी है, उसके परिवार वाले हैं, उन सभी के इलाज करने की पहली जिम्मेवारी इसी अस्पताल की है। इसीलिए मजदूर यूनियन का बड़ा रोल है और मजदूरों के नेता हैं और उनका प्रतिनिधित्व ये दोनों करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा में शामिल करने के लिए जो इस वक्त में हमारे बीच में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के महासचिव हैं ए.के. झा साहब, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या कुछ? आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझे याद है कि जगजीवन राम जी जब भारत के श्रम मंत्री थे तब उन्होंने ये जगजीवन नगर उन्हीं के नाम पर ये है कॉलोनी, और हॉस्पिटल भी सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया था। उसमें कोल माइंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये था। भूली जो मजदूरों का इतना बड़ा नगर है, टाउन है, तो इतने बिल्डिंग बने थे, वो भी उन्हीं के समय बना था। भूली भी उनकी माता भूलिया देवी थी तो उनके नाम पर भूली बना। ये जगजीवन राम जी का चीज था। उसमें एक आईएएस हुआ करते थे, कमिश्नर कोल माइंस वेलफेयर, उनके कंट्रोल में हॉस्पिटल था। और बाद के दिनों में कोयला खान के राष्ट्रीयकरण के बाद ये अस्पताल बीसीसीएल के टेक ओवर में हुआ, बीसीसीएल के अंदर आया। मुझे याद है, मैं एक छोटी सी, आपने कहा इस अस्पताल की एक तारीफ करूं, जब वो प्रारंभिक काल में था, 70 के दशक की बात है, ए.के. राय साहब ने भूली में एक फैक्ट्री में, जो भूली का नामी फैक्ट्री है, जलान फैक्ट्री, उसमें एक बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ था और वो आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक आंदोलन में वहाँ के जो मालिक थे अशोक जलान, पी.आर. जलान साहब के लड़के, उन पर हथियार चल चुका था। और मुझे वो, मैंने स्वयं देखा भी था कि उनके गर्दन पर, 72 की बात है, उन पर हथियार चला था, आधा गर्दन लटक गया था। और जब जलान साहब उनके पिताजी थे, सारे लोग घबराहट में थे
कि अब ये आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा। पूरा धनबाद लगभग उसमें उठ, उनके पिताजी ने डॉक्टर प्रमाणिक उस समय चीफ ऑफ मेडिकल थे यहाँ के, तो डॉक्टर प्रमाणिक को कहा कि किसी तरह आप मेरे पुत्र को बचा दीजिए और जो है क्या कहते हैं, जो आप कहिएगा सादा चेक। उन्होंने कहा ये चेक अपने पास रखिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए। और मुझे याद है कि डॉक्टर प्रमाणिक के मेहनत से अशोक जलान बाल बाल बचे और वो आज भी हैं, कलकत्ते में अपना बिजनेस करते हैं। तो वो भी उस हॉस्पिटल की वो प्रारंभिक स्थिति भी हमने देखी। आज जो है अस्पताल का, आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। आज हमारे कोल इंडिया के पास, बीसीसीएल के पास हमारा सीएमडी काफ़ी सक्षम है आर्थिक रूप से, चूँकि फाइनेंस से निकला हुआ आदमी है, तो पैसा पैदा करने में माहिर है, इसमें कोई दूर राय नहीं। आपने ठीक कहा कि अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, अच्छा रिमॉडलिंग हो रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं आता। बेसिक चीज़ जो हॉस्पिटल का है वो सोच हमारी बदल गई है, भावना बदल गई है। अगर सोच और भावना सही हो जाए तो आज हमारी इस हॉस्पिटल में पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ का फुलफिल होना, डॉक्टर्स की बहुत कमी है। कौन करेगा? मकान नहीं मैंने जो है सुविधा देगा हमको, मकान मकान हमारा इलाज नहीं करेगा। अभी कोयला मंत्री जी जो आए थे, जो सोनोटेल में ठहरे थे, तो 2-4-5 मिनट हमको भी मौका मिल गया था मिलने का। और बातों के अलावा मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल पर उनका ध्यान खींचा था कि आप इसको नहीं होता है, डॉक्टर का सीधा नहीं बहाल हो पाते हैं हमारे जब तक, तो किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ आप एमयू कर दीजिए और वहाँ से लोग आते हैं। आप प्राइवेट से कीजिए, सेंट्रल से कीजिए, जिससे करिए, लेकिन इसका सिस्टम ठीक हो जाना चाहिए, इसका यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। आपने अभी ठीक ही कहा कि मैंने हर चीज़ के अभाव के चलते, दवाई का भी अभाव है, पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव है और डॉक्टर्स का अभाव है। और जब ये सब अभाव के बीच आप आइएगा तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। केंद्र सरकार का जो मौजूदा सरकार, उसके मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले भी ये हाल थी। देखिए, सीधे नरेंद्र मोदी जी को किसी चीज़ में जोड़ना मैं नहीं मानता हूँ। लोग हर चीज़ में नरेंद्र मोदी को जोड़ देते हैं, मैं उसमें विश्वास। सरकार हमारी है, सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं है, सरकार हमारी है। जिस दिन सरकार संविधान का कसम खा लेता है उस दिन वो हमारी सरकार हो जाता है। जिस दिन तक सरकार बनने का प्रोसेस होता है वो बीजेपी की सरकार होती है, समझे कि नहीं। जिस पार्टी का सरकार बनी उसका मेजोरिटी मस्ट बी ग्रांटेड, तो उसका सिस्टम। तो सरकार में हम ये नहीं मानते, सरकार के साथ हमारी जवाबदेही भी है, पक्षों भी भले। तो सिंपल है, तो बीसीसीएल भी देख सकती थी, तो बीसीसीएल देख सकती थी, सक्षम है और बीसीसीएल। लेकिन दिक्कत क्या है कि कहीं न कहीं नियति जो है या नियत या सोच जो है, पॉलिसी, ये प्रभावित कर रहा है। आप तो इस मुद्दे पर उठा सकते हैं, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैठते हैं, कभी नागपुर में बैठक होती है, कभी दिल्ली में बैठक होती है, तो आप तो वहां उठा सकते हैं, क्योंकि आप इस हैसियत को रखते हैं कि आप उनको बता सके भाई ठीक करो अस्पताल को। देखिए, ऐसा है अभिषेक जी, विषय एक्चुअल धनबाद कल्याणचल का आपने बहुत ही हृदय की बातों को रखा है। अभी एक झा साहब की विषय आ रही थी। एक्चुअल सत्य है कि धरातल पर हमें जाना पड़ेगा, और धरातल यह है कि जिस तरह से धनबाद के लिए बीसीसीएल जरूरी है, उसी तरह से धनबाद और बीसीसीएल के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल जरूरी है। सेंट्रल हॉस्पिटल के भी आप अपने चर्चा में एक विषय को लाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर अभी बनाया है, नो डाउट। अभी बीसीसीएल के सीएमडी मिस्टर सिमरन दत्ता ने क्या कि इस पर कई बार विषयों पर चर्चा, जो विषय अभी आपने लाया, यहाँ के सीएमडी से कई बार इस विषयों पर चर्चा हुई और सीएमडी के माध्यम से एक ही जवाब आई कि जितना भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे सेंट्रल हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए मैं करूँगा। लेकिन जो प्रैक्टिकली धरातल पर जो देखने को जो मिल रहा है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी सिस्टम बदल नहीं सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पैसा इन्होंने लगाया, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद उनको दूंगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी सिस्टम नहीं बदल सकती। आज मैं तो देख रहा हूं कि बीसीसीएल के कर्मचारी छोटे छोटे हॉस्पिटल में, जो सेंट्रल हॉस्पिटल के सामने उसकी वजूद बहुत नीचे स्तर तक का है, वैसे हॉस्पिटल में रेफर करके हमारे कर्मचारी जा रहे हैं।
लेकिन अभी दिक्कत यहां पर जो है वो जानना पड़ेगा कि दिक्कत है क्या। दिक्कत में जो मेरे नजरिया से यह लग रहा है कि सबसे पहले तो है कि डॉक्टर की अभाव। एक समय न्यूरोलॉजी सेंट्रल हॉस्पिटल के बहुत माना जाता था, आज पूरे न्यूरोलॉजी के पूरे विभाग बंद पड़े हुए हैं। यूरोलॉजी नहीं है, कार्डियोलॉजी नहीं है, नेफ्रोलॉजी नहीं है, इतना तक कि रेडियोलॉजी भी एक डॉक्टर है जिस पर सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, 4 एक्सरे मशीन है। हमें लग रहा है कि यह जो इंफ्रास्ट्रक्चर के यह जो पार्ट है मेन पावर का, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ्स, लैब टेक्नीशियन, और दूसरा विषय यह है कि सबसे पहले इस हॉस्पिटल को मल्टी हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन गया, ठीक, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर धनबाद में कहीं नहीं है, अगल बगल क्षेत्रों में भी नहीं है। नहीं, 500 बेड का अस्पताल है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी स्थिति 395 बेड ही रह गया है 500 बेड में। उसमें भी बताया जा रहा है कि तत्काल में नर्सेज स्टाफ की भारी कमी है। 122 होना चाहिए था, 104 है। इसके अलावा डॉक्टर्स भी कई विभागों में नहीं है। कभी महापत्रा बहुत बड़े डॉक्टर, वहां पे भट्टाचार्य बड़े डॉक्टर हुआ करते थे, सब रिटायर किए, वो विभाग ही बंद हो गई, न्यूरो डिपार्टमेंट। आपने सही कहा, कल्चर से बदलना होगा ना। पहला बात है कि ये 4-5 डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करना होगा। एक, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, हमारे माइंस में वर्क करने के दौरान पैर हाथ टूटना, माथा फटना, ये आम बात हो गया है। हाथ टूटना तो ठीक है, ऑर्थोपेडिक में तो डॉक्टर हैं, लेकिन न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्योंकि आज के दिन शुगर के बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट का काफी पेशेंट आ रहे हैं, किडनी का पेशेंट आ रहे हैं, इस तरह की कोई भी यहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है। साथ ही नहीं तो 12 कोलियरी आपके क्षेत्रों में अगर देखें 14 क्षेत्र, तो 14 क्षेत्रों में आपके यहाँ सिर्फ 2 ही क्षेत्रीय अस्पताल चल रहे हैं, एक जियलगोड़ा झरिया में और दूसरा डुमरा बघमारा में। इसके अलावा कहीं भी क्षेत्रीय अस्पताल कार्यरत नहीं है। एक यही सेंट्रल हॉस्पिटल है जिसपे सारा पूरा टिका हुआ कोलियरी क्षेत्र। सही आपने बोला। और वहां पर भी जहां है वहां पैरामेडिकल स्टाफ की काफी घोर अभाव है। इतना ही नहीं, नर्सेज आप देखेंगे, जो भी नर्सेज की आपने चर्चा कर रहे थे, नर्सेज सेंट्रल हॉस्पिटल में बहुत ही घट गए हैं। नर्सेज 124 की संख्या की बातें आ रही थी। अभी लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट स्टाफ के भी अभाव हो गया है। आने वाला समय में स्थिति तो है कि जो एक्सरे मशीन है वो भी चलाने के लिए दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। उतना ही नहीं, एक चीज तो और है, हमारे समझ से यह लगता है कि इस बीसीसीएल को, सेंट्रल हॉस्पिटल को थोड़ा सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा। अब तो ये सीधे तौर पे कहिए कि रेफर हॉस्पिटल के तौर पे जाना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो मरीज आ रहे हैं उसमें से अधिकांश मरीज जो स्वयं अगर बीसीसीएल कर्मी हो या उनके परिजन आ रहे हैं, वो सीधे रेफर किए जा रहे हैं। और हमारे पास एक जानकारी मिली है जो सीएमएस ने ऑफ द रिकॉर्ड बोला, मतलब अगर कहिए कि कैमरे पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन 2500 मरीज यहां से रेफर हो रहे हैं प्रत्येक माह। 2500 का अगर हम 5 लाख रुपया का ही इलाज जोड़ लेते हैं तो आप जोड़ लीजिए कि कितना करोड़ रुपया हर महीने हमारा जा रहा है। और साल का अगर हम जोड़ें तो ये साल का 90 से लेकर 100 करोड़ रुपया का बजट जा रहा है सिर्फ धनबाद से इलाज के नाम पर। दुर्गापुर जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, या फिर इसी धनबाद में दूसरे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जो टाइप है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है कि 386 अस्पताल का टाइप है, जिसमें असरफी है, जालान है, प्रगति है, पाटलिपुत्र नर्सिंग होम है, वहां पे जा रहे हैं। कभी इन अस्पतालों से वहां रेफर होते थे, आजकल वो अस्पताल इन अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे इस तरह से? तो 100 करोड़ रुपए में तो एक अस्पताल खड़ा हो जाता। तो ये क्या चल रहा है? मतलब कौन सा चीजें चल रही है? तो साफ साफ दिख रहा है कि एक भीतर अंदर खाने में बहुत कुछ एक गोरख धंधा चल रहा है। मेडिकल के नाम पर एक बड़ा जो है माफिया तंत्र काम कर रहा है। निश्चित तौर पर अभिषेक जी, एक्चुअल क्या है कि आज के दिन हमारे बीसीसीएल कर्मचारियों का जो स्थिति बन गई है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट अगर बेहतर नहीं मिलेंगे तो विश्वास भी धीरे धीरे समाप्त होगी। रहा सवाल स्थिति कि रेफरल हॉस्पिटल, आपके शब्द में जो विषय आया मैं भी मानता हूं, और जिससे हमारे कंपनी को काफ़ी नुकसान है, रेफरल हॉस्पिटल बनकर के रह गया है। इसीलिए मैं तो धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने इस पर एक चर्चा के मुहिम को आपने छेड़ा है, और इसमें हम यह समझते हैं कि बीसीसीएल बचाने की प्रवृत्ति आपकी ज़्यादा है, सोच है।
यहाँ के लोगों के बेहतर चिकित्सा मिल सके, हम इस मुद्दे पर पुनः फिर बात करूँगा। वो पहले भी मैंने बात किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स और यहाँ का काम करने की पद्धति, जैसे मल्टी हॉस्पिटल में जो हमारे अब देखेंगे कि वहाँ जैसे डॉक्टर बैठते हैं तो एकदम ऐसा होता है कि एक दूसरे पर आपाधापा होते रहता है। उसके लिए एक सिस्टम हो ताकि मरीजों को दिखलाने में और डॉक्टर के देखने में भी सुविधा हो। इसके लिए भी कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन आज के दिन उच्च प्रबंधन की स्थिति यह बन गई है कि बात तो करते हैं यूनियन के साथ, यूनियन अपनी ईमानदारी से प्रयास भी करती है, बात करने के बाद हाँ यह हो जाएगा, लेकिन कई बहुत पहले हमें याद है कि बहुत पहले एक बार चर्चा यह तय हुआ था कि वहां पर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक जो है एक सिस्टम लगाएंगे और सिस्टम लगा करके सिस्टम बाय सिस्टम। तो मतलब आपका कह रहे हैं कि यूनियन पहले से जो प्रभावकारी हुआ करता था दबाव देने में, वो कमजोर हो गया, जिसका फायदा वो अधिकारी उठा रहे हैं, जो मन कर रहा मनमाना कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं यह स्पष्ट बतला रहा हूं कि यूनियन कमजोर नहीं हुआ, लेकिन दबाव जितना स्तर पर होना चाहिए वो हम दबाव बनाने में कहीं ना कहीं पीछे हैं। हमें लगता है कि इसमें सभी लोगों को दबाव बनाने की आवश्यकता है। तो जहां जरूरत पड़ता है, मान लीजिए ठीक है आप सरकार के साथ है, बीएमएस इस वक्त में केंद्र की जो मौजूदा भाजपा की सरकार है उसको सहयोग कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंटक का साथ ले ही सकते हैं, एटक का भी साथ लग सकते हैं। आप लाल खंडी हो या भगवादारी हो, साथ में रखने में क्या दिक्कत है? लड़ाई लड़ना हो सबको लेके चलिए। श्रीमान जी, ऐसा है कि सरकार बीजेपी की हो या सरकार कांग्रेस की हो, हम सभी की सरकार है। हम बीएमएस न बीजेपी के साथ है न कांग्रेस के साथ है। जिसकी सरकार रहेगी वो हमारी सरकार है। इस चीज पर विश्वास भारतीय मजदूर संघ करता है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री अगर मान लेते हैं कि मैं इंटक में हूं तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपके देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमारा तो प्रधानमंत्री वही हुआ। आज के राज्य का झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। क्या मैं उनके पार्टी में हूं क्या? लेकिन हमारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। इसलिए देश हो या राज्य हो, हम सभी का है। नहीं तो आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं आप लोग, तो राष्ट्रवादी विचारधारा ये कहती है कि हमारा जो अपना संस्थान है, स्वदेशी है, हम उस पर विलीप करें और उसको बेहतर बनाएं। और तभी हम, अभी तो स्थिति ये हो गई है कि आप लोग, आपकी सरकार केंद्र में है, आपका यहाँ पे सब कुछ है, और बीसीसीएल पे दबाव बना के जो चीजें ठीक की जा सकती थी वो नहीं हो रही है। कभी इस अस्पताल को कहा जाता था कि वहां बगल में एक साइट प्रपोज किया हुआ है जहां पे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात होती थी, उसी जगजीवन नगर में ही। वहां पे कभी भी बोर्ड आपको दिख रहा होगा, वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं जो मेडिकल साइट के लिए चिन्हित किए गए। बताइए कि जिस अस्पताल को कभी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही थी, दूसरे अस्पतालों से जो साउथ में, अभी भी धनबाद से सबसे ज्यादा मरीज साउथ में जाते हैं, आपको 2-3 ट्रेनें तो फुल होके जाती है यहाँ से, मरीज के लिए एम्बुलेंस के तौर पे ही जानी जाती है। आप सोचिए कि कितना हम इलाज पे खर्चा कर रहे हैं धनबाद से बाहर। हम अपनी चीजों को ठीक रखेंगे तो क्यों हमको जरूरत पड़ेगी? श्रीमान जी, बात सही है। पूर्व में जब डीपी मिस्टर राव थे और राव के पहले डायरेक्टर पर्सनल यहाँ हुआ करते थे महापात्रा जी, उस समय एक चर्चा हमारे यूनियन के साथ में यह तय हुआ था कि जैसे अभी झा साहब बतला रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया था कि डॉक्टर एडी या अन्य लोगों को जो बड़े बड़े मल्टी हॉस्पिटल से चला रहे हैं, वैसे लोगों को बुला करके यहाँ पर हॉस्पिटल की संचालन करें। अगर डॉक्टर आपकी मुहैया नहीं हो पा रही है तो उस पर इन लोगों ने प्रयास भी किया। पता नहीं उसके पीछे कितने खर्चा किए लोगों ने, कई बार बेंगलोर गया, कई बार कहाँ गए, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाई। निश्चित तौर पर इस हॉस्पिटल को सरवाइव करना पड़ेगा। ये मेडिकल कॉलेज की बातें आए तो बात तो यह भी आई थी कि भुल्ली वाली जो हॉस्पिटल है उसको मेडिकल कॉलेज के लिए अंतोदगतवा दे देने की बातें आई थी, लेकिन आज तक धरातल पर उतर नहीं पाई है। आज हमारे कई क्षेत्रीय हॉस्पिटल थे, आज क्षेत्रीय हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटल बन करके रह गया है, जो आपने चर्चा के दौरान आपने विषय को कहा। लेकिन वर्तमान में भी सेंट्रल हॉस्पिटल को बचाना और यहाँ के धनबाद के आम पब्लिक, आम यहाँ के जनता और यहाँ के मजदूरों का बेहतर चिकित्सा हो सके, इसके लिए हम लोग को जन आंदोलन की ओर जाना पड़ेगा। निश्चित तौर पर या वो बीएमएस हो या वो इंटक हो या कोई भी हो। आयुष्मान भारत की योजना का यहाँ सुविधा सरकार ने अप्रूव नहीं किया है, समझे कि नहीं? वो सरकार के लिस्ट हैं हॉस्पिटल के,
उस लिस्ट में ये नहीं है। इसलिए कोरोना काल में भी बीसीसीएल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो बीसीसीएल पर निर्भर था। सारे गैस सिलेंडर, सारी व्यवस्था बीसीसीएल कर रही थी। उस समय पूरी ताकत बीसीसीएल का डॉक्टर पूरा जो है जी जान से लगा हुआ था पूरे धनबाद जिला में, उसमें कतई दो राय। देखिए 2-3 चीज़ें मेन बड़ी बात होंगे। एक चीज़ कि पहले हमारे यहाँ कम से कम 12 ठो रीजनल हॉस्पिटल थे, आज नहीं बराबर। हर कोलियरी में डिस्पेंसरी था बेड के साथ, वो लगभग ख़त्म हो गया। हर कोलियरी में कई कॉलोनी में हमारा डिस्पेंसरी चलता था वो ख़त्म हो गया। आज के तारीख में आप ही ने कहा ना कि 2 ठो रीजनल हॉस्पिटल चल रहा है आपका, वो जो आपने कहा जेलगाड़ा, वो भी हम लोगों ने ज़बरदस्ती चलवाने का काम किया है। 3-4 बेर वो बंद हो चुका, लेकिन उसके बाद फिर उसको हम लोग चालू। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि स्टाफ का कमी है। ना स्वीपर हमारे पास, ना पैरा मेडिकल स्टाफ है, ना हमारे पास ड्रेसर है, ना हमारे पास जो है क्या कहते हैं नर्स है, ना हमारे पास जो है क्या कहते हैं पर्याप्त फार्मासिस्ट है, ना उस सारी चीज़ का अभाव है। एक समय था हमको पर्याप्त सारी स्टाफ थे, ना डॉक्टर्स है ना कुछ है। इसके कारण है कि हमारी सोच, हमारी नीति। उसके बाद डॉक्टर, आपने कहा ना कि डॉक्टर न्यूरो का ये बिहार का और झारखंड का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल था न्यूरो का, जहाँ पर इसको क्या कहते हैं आप, हमारे भट्टाचार्य साहब को स्पेशली लाया गया था सारी सुविधा के साथ। और ये छोड़ दीजिए, जब नहीं उसका अति हुआ तो उनको जाना पड़ा रिजाइन करके। और यही ए.के. सहाय साहब का, हमारा कहना है सीधा, ए.के. सहाय साहब के लड़के का एक्सीडेंट हुआ परिवार का, उनकी लाइफ और डेथ का सवाल है, तो वही ए.के. साहब रिजेक्ट किए थे उनकी प्रमोशन पॉलिसी को, और उसी समय वो रिजाइन किए थे। तो अनूप गुप्ता डीपी थे और वो आए और लाइफ उसका बचाए उसके लड़के का। मेरा सिंपल सवाल है, भट्टाचार्य जी जब रहा, आज जो उन्होंने गुप्ता जी ने कहा न्यूरो में सब चीज़ है। यहाँ आज 10-12 डॉक्टर बाहर से आके काम कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल में हमको तो बेलोर जैसा अस्पताल हम क्यों नहीं खड़ा कर सकते थे? इसी से हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? इतना पैसा हम, आपने कहा ना रेपर में खर्च कर रहे हैं, जितना हमारा खर्च, अगर हम सिर्फ 1 साल का बजट इस पर खर्च करते हैं तो डॉक्टर भी पर्याप्त, स्टाफ भी पर्याप्त, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी पर्याप्त और डिस्पेंसरी भी पर्याप्त, सब चीज चकाचक हो जाए। अच्छा, तो केंद्र सरकार की यूनिट है और हमारे बीच में कम से कम सांसद इस मुद्दे को आराम से लोकसभा में उठा सकते हैं, कहीं भी उचित प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं। सांसद का ट्रैक रिकॉर्ड, सांसद को तो स्पेशल पावर, देखिए एमपी और पीएम, एमपी के बाद पीएमए होता है। देश का सबसे बड़ी ताकतवर आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है और देश का शुरुआत ताकत का एमपी से होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। तो वो तो मैं उस पर 8 अगस्त 2022 को कार्यक्रम में गए थे। आलोचना नहीं, विनती उनसे जरूर करूंगा, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं और पुराने साथी हैं, जब एमपी नहीं थे, एमएलए नहीं थे, तब से साथी हैं। तो हम जरूर कहेंगे कि कम से कम हमारी आवाज़, जनता की आवाज़, जनता का दर्द जरूर सुने। इलाज करा, कम से कम देखने तो चले जाएं एक बार। अपना इलाज तो वहाँ होगा ही नहीं, मैंने जो बताया कि सिस्टम जो है, और उनको तो सहूलियत है कैशलेस। आपने कहा कैशलेस की व्यवस्था आज भी रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए नहीं है। आज भी रिटायर्ड एम्प्लॉय अपना पैसा खर्च करके अति करता है वाइफ और अपना इलाज, तब पैसा जमा होता है। कैशलेस की बहुत पहचान, ये फाइनेंस आज हमारे पैसे से बहुत हॉस्पिटल चल रहा है, ये हमारी सोच है प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन हम अपने हॉस्पिटल को ठीक नहीं कर पा रहे। डॉक्टर्स का वही हालत हो, बेचारे को दिक्कत हो गई है। तो सबसे चीज है फंडामेंटल। देखिए वो एक चीज है, हमको राजा जनक का एक कहानी याद है। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा था कि हे गुरुदेव, मेरे राज में तो ये धन है, ये दौलत है, ये सब चीज़ है, भवन है, भवन, तो कैसे राज खुशहाल होगा? तो वो कहे कि राजन, राज की खुशहाली अट्टालिकाओं से नहीं, भवनों से नहीं, राज की खुशहाली भावनाओं से, सोच से, नियत से, नीति से बनती है। तो जब सोच हमारी ठीक हो जाएगी, विचार ठीक हो जाएगा, भावना ठीक हो जाएगी, तो इस हॉस्पिटल को बनने में देर नहीं लगेगा। ना पैसे कमी है, ना हमारे पास साधन की कमी है, ना हमारे पास। हाँ, सरकार को इसमें कॉर्पोरेशन कोयला मंत्री, माननीय कोयला मंत्री जी को मैंने पहले भी कहा था, अभी 17 तारीख को मैं गया था डीपी कोल इंडिया से, कहा कि मेरा एक हॉस्पिटल है जो लाइफ लाइन है धनबाद जिला का, झारखंड का लाइफ लाइन है,
एक समय पूरे झारखंड बिहार से लोग आते थे, मैंने जो है वहाँ पर न्यूरो का इलाज कर, और आज न्यूरो हमें ताला लगा हुआ है। हमारा एक हॉस्पिटल, मतलब ये 100 करोड़ रुपया हर एक साल खर्चा होते रहेगा, कब बंगाल के कभी दुर्गापुर मिशन हॉस्पिटल में तो कभी दूसरे हॉस्पिटल में जाते रहेंगे, पैसे निजी अस्पतालों में चले जाएंगे, यानी जो सरकारी अस्पताल हमारा ठीक रहता है। हमारे पैसे से निजी अस्पताल पल फूल रहे हैं, लेकिन हम रो रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल बीमार है। पहले सरकारी हॉस्पिटल को मजबूत किया जाता था, आज भी देखिए इसमें कमीशन का भी खेल होगा। अब मैं देखिए, अब कमीशन तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। लॉ नाउ करप्शन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, उस पर हम मान के चलते हैं कि भ्रष्टाचार पर बहुत तीखा हमला करने से भी, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात कुछ होती है, एक्शन नहीं होता है। तो इसलिए ये कोई, हमको बहुत पहले अटल जी बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, जब लीडर अपोजिशन थे, तो मैं एक BCCL के सवाल पर लड़ रहा था, तो उस समय मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर थे आपका बंगाल का पंजाब, और नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे। तो हमारे अति को रिकमेंड किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो अटल बिहारी जी के यहाँ हम बराबर जाते थे, चंद्रशेखर जी लेके बहुत कुछ। तो अटल जी ने हमसे कहा कि पंडित सुनो, इधर सुनो। बोला बेटा, बोला कि देखो इस देश में सबसे, बोला तुम्हारी जज्बात को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी नीयत को, तुम्हारी लड़ने की शक्ति को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन तुम एक चीज़ बराबर, राजनीतिक जीवन में आज सबसे कठिन लड़ाई है करप्शन के खिलाफ लड़ना। आज तुम जैसे करप्शन के खिलाफ लड़ोगे, तुमको जिंदा नहीं रहने देगा, तुमको टिकने नहीं देगा, पागल कर देगा ये देश, पागल कर देगा। बहुत मुश्किल, तुम्हारा कैसे हिम्मत हुआ जो तुम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तुम लड़ाई में जीतो। ये मेरा, यही पंजा ने पूछा कि आप कांग्रेस में हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतना बड़ा सपोर्ट किया। मतलब हमारी यही तो हमारी उपलब्धि है कि हम जिस सवाल को उठा रहे हैं वो लीडर अपोजिशन भी उस सवाल को उठा रहे हैं। तो वही आपका विवश है, आपका यूनियन जो है विवश होते जा रहा है, तो मिल के लड़िए ना आप लोग। मिल के हैं, लड़ रहे हैं, तब तो बचे हुए हैं। कोल इंडस्ट्री में हमारी मिल के लड़ रहे हैं, तब बचे हुए हैं। एक चीज आपको बता देते हैं, लेकिन ये सरकार तो कहेगा कि क्रांतिकारी बिल ला रहे हैं मजदूर के लिए, तो सब कारपोरेट के फेवर में चला जाएगा बिल। कहेगा कि किसान के लिए क्रांतिकारी बिल ला रहे हैं, तो वो दिए। तो मैं सरकार की नीति के पर, इस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि कोई भी सरकार का, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सोशलिस्ट की हो, चाहे बीजेपी की हो, उसका पहला प्रायोरिटी है एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक का, उसकी सिक्योरिटी। तो हेल्थ मामले में सरकार की सोच, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो प्राइवेटाइजेशन लूट है। चलिए, तो हम एक सवाल इनसे ले ही लेते हैं। गुप्ता जी, अगले बार जब बैठक होगी, चाहे जो भी बड़ा बैठक हो, GVCSI की बैठक हो या BCCL के बोर्ड की बैठक हो, कम से कम ये वादा कीजिए कि सेंट्रल हॉस्पिटल का मुद्दा को आप जरूर छेड़ेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सुधार न कर दे। अभिषेक जी, धन्यवाद इस विषय को लेकर आपको। मैंने आपको बतलाया कि अभी कुछ दिन ही पहले कोयला मंत्री आए हुए थे, प्रहलाद जोशी जी। एक्चुअल उनकी स्लॉट मेरे को मिला था BMS को। हमने 3-4 बिंदुओं पर चर्चा किया था। 3-4 बिंदु में 2-3 बिंदु तो माने 4 बिंदु में, चारों बिंदु समझिए कि BCCL के कर्मचारियों के लिए ही था। और उसमें पहला था कि जैसे मान लेते हैं कैशलेस, रिटायर्ड कर्मचारियों को कैशलेस करने के लिए। रहा वर्तमान समय में जो सिमरन दत्ता जी जिस समय चार्ज लिए, नो डाउट अच्छे CMD हैं, और उन्होंने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया था कि सेंट्रल हॉस्पिटल को डेवलप करने में जितनी भी खर्च करनी पड़ेगी मैं करने के लिए तैयार हूं। पहला विषय को आप समझिए। और लेकिन उसमें एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में। लेकिन दूसरा कदम यह है कि डॉक्टर बेहतर से बेहतर यहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की उपलब्धता हो, यह हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक दूसरा है कि यहां के काम करने की कल्चर को चेंज करना होगा। जब तक उसके लिए हमें जिस तरह से स्कूटी को हम ट्रेनिंग देते हैं, कहीं दूसरे मल्टी हॉस्पिटल्स में भेजना होगा, ट्रेनिंग लेना होगा, लोगों के दिलवाना होगा एम्प्लॉय को। और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट सिर्फ ऊपर से रंग रोगन से नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज
अभी तक क्या देखेंगे, थोड़ा से और मैं इसके नीचे खोद देता हूं। अब जाइए वहां मेडिसिन जो बढ़ती है, वो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट देखिएगा तो उसको आपको 3 महीना 4 महीना बचेगा। क्योंकि देखिए जो कर्मचारी को जाना है, जिसकी इलाज यहां पर नहीं होगी, तो उसको तो रेफर तो करना पड़ेगा, कोई विकल्प आपके सामने नहीं है। अब मान लेते हैं कि हमारे सिर में दर्द हो गया और सिर का डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है, हमको पेशाब की प्रॉब्लम हो गई है और पेशाब के यहाँ डॉक्टर नहीं है, हार्ट का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का कोई यहाँ डॉक्टर नहीं है, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का डॉक्टर नहीं है अभिषेक जी, तो मजबूरी है। और इस मजबूरी में अगर नहीं रेफर करेंगे तो आंदोलन हो जाएगी, जन आंदोलन हो जाएगी। क्योंकि अब ये, हाँ, लेकिन मेरा यह कहना है, मेरा ही नहीं, हमारे सभी ट्रेड यूनियन के सदस्यों को यह कहना है कि भाई सेंट्रल हॉस्पिटल जो पहले था वो सेंट्रल हॉस्पिटल को बना दो। इस सिर्फ तोड़ करके, ईटा जोड़ करके, टाइल्स बिछाने से सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं बन जाएगी। सेंट्रल हॉस्पिटल बनने के लिए हमें कल्चर बदलना होगा, पुराना कल्चर डेवलप करना होगा, हमें मशीनरी ठीक करनी होगी। जबकि मशीनरी बहुत अच्छे अच्छे पार्ट्स आ रहे हैं, आए भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी है स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिस 4-5 डॉक्टर लाना पड़ेगा और तब ये सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद के लिए फिर कायाकल्प हो जाएगा और फिर ये पूरे झारखंड का एक हीरो बन जाएगा। इसमें कतई दो मत नहीं। जी देखिए, ए.के. झा जी और के.पी. गुप्ता जी दोनों की बातों के लबोलुआब यही है कि हमें हमारा पुराना सेंट्रल हॉस्पिटल लौटा दो। सीधे तौर पर कहें कि दोनों की बात की यही है कि पुराना जो सेंट्रल हॉस्पिटल था, पुराने जो रंगत थी और पुराने जो सुविधाएं थी, सिर्फ वही बहाल की जाए तो धनबाद और इसके आसपास के लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो बाहर से फिट फाट दिख रहा है और अंदर में वो खाली खोखला हो गया है, ऐसे अस्पताल किस काम का? अस्पताल बड़ी बिल्डिंग और रंग रोगन से नहीं, अस्पताल संसाधनों से चलता है। इसीलिए सेंट्रल हॉस्पिटल की जो वर्तमान हालात है उसको दूर करने के लिए, उसकी समस्या को दूर करने के लिए इस वक्त में BCCL, CMD को और कोल इंडिया के जो प्रमुख हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, तभी जाके ये पूरी तरह से सुधार हो सकती है। और इसके लिए हम सभी को पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी जब जगता है तो सभी जो हैं जाग उठते हैं। और धनबाद सांसद PN सिंह से भी आग्रह है कि सेंट्रल हॉस्पिटल जो है वो एक तरह से कहिए कि BCCL सेंट्रल हॉस्पिटल उसका अंग है, उसकी इकाई है, तो ऐसे में इस पर उनको भी विशेष रूप से नजर इनायत करनी होगी। जरूरत पड़े तो लोकसभा में मुद्दा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ मुद्दा जो उठाए जाएंगे उसका जवाब सरकार को और मंत्रालय को देना पड़ता है। हम अपने अस्पताल के अभाव के कारण ही कभी कोलकाता, कभी रांची और कभी हम दक्षिण भारत का दौर लगा रहे हैं। और यहाँ हम एक बार फिर से कह रहे हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इन सभी मुद्दों से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला सिवाय सेंसेशन के। असल मुद्दा है कि हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। और इस वक्त में जो स्वास्थ्य सुविधा धनबाद में मिल रहा है वो सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। छोटी छोटी इलाज के लिए हमें बाहर पर निर्भर रहना पड़ रहा है और ये हमारे लिए शर्म का विषय है। सहयोगी रोहन के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।